हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र भल्ला फ्रॉम वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। आज मैं बात करूंगा मेटाबॉलिक रेट के बारे में और मील्स के बारे में कि हमें कितनी बारी खाना चाहिए दिन में और क्या क्या फैक्टर्स काउंट करते हैं हमारे हेल्थ के लिए जब हम मील साइज और मील कितनी बार फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं कि कितनी बार हमें खाना है। एसिडिटी में, वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ में क्या चीज़ सजेस्ट की जाती है कि दिन में 5 से 6 मील्स खाओ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्नैक्स लेते रहो। और हैरानी की बात है कि ये 20-20, 30-30 साल चलता रहता है ये स्टोरीज और कंक्लूजन कोई भी नहीं निकलता। जितनी भी स्टडीज होती हैं जिसको साइंटिफिक स्टडीज बोलते हैं, उस सभी स्टडीज के आखिर में एक लाइन लिख दी जाती है कि ये स्टडी कंक्लूसिव नहीं है और जो भी रिजल्ट्स हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं वो फाइनल नहीं है और फर्दर स्टडीज करने की जरूरत है। हमारे शरीर में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। एसिडिटी में लो स्टमक एसिड्स होते हैं, इंडाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचा नहीं पाते। वेट लॉस, हमें जब वेट लॉस करना है तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने की क्वांटिटी को कम करने पर भी जोर दिया जाता है और फ्रीक्वेंट 5-6 मील्स के लिए बोला जाता है और स्नैक्स के लिए बोला जाता है। ये कुछ लिमिटेड हद तक कुछ केसेस में वेट लॉस में हेल्प करता है बाय प्रमोटिंग इंडाइजेशन। और उससे क्या होता है कि अगर आपका वेट लॉस होता है तो या तो आपको एसिडिटी हो जाएगी और या आपको डायबिटीज हो जाएगी और या दोनों ही हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से अगर ये लोगों को मालूम होगा तो शायद वो ये जो फ्रीक्वेंट मील्स है, 5-6 मील्स स्नैक्स कुछ ना कुछ खाते रहना सारा दिन, वो कभी ट्राई नहीं करेंगे। ये जो 5-6 मील्स का है ये सभी के लिए बड़ा इनकन्वीनियंट होता है कि वो बार बार खाते ही रहे पूरा दिन काम धाम छोड़कर। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए। 3 मील्स ए डे हम बचपन से खाते हैं और ठीक ठाक 30-40 साल गुजर ही जाते हैं। हमें जो प्रॉब्लम्स होती है एसिडिटी की काफ़ी सालों के बाद होती है, तो इसका मतलब है कुछ तो है इसमें कि हमें जल्दी से बीमारी नहीं लगती। परंतु जब हम 5-6 मील्स शुरू करते हैं तो हमें मेरे ख्याल से 3 महीने से लेकर 2 साल के अंदर बीमारी शुरू हो जाती है। मंथ्स। एंड दिस फैक्ट इज वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर्ड। सो आज मैं बात करूंगा कि ये कैसे होता है। हम जब खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एसिड्स एंड एंजाइम्स। जो खाना होता है उस खाने से एसिड नहीं निकलता। हमारा जो खाने का प्रोसेस होता है कम से कम 6 आवर्स का होता है। करीब आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद हमारा खाना जो हम खाते हैं वो पेट में रहता है 30 मिनट तक। एंजाइम्स और एसिड्स उसका पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो धीरे 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 हमारी छोटी आंत में जाना शुरू होता है। स्टमक को खाली होते हुए करीब करीब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। तो इस पीरियड में जो खाना होता है वो छोटी आंत में चला जाता है और इतना ही पीरियड छोटी आंत में आगे लगता है। तो अगर छोटी आंत में 4.5 घंटे लगते हैं तो जो लास्ट का बैच है हमारा खाने का वो पहुंचता है करीब 4 घंटे बाद। तो हम ये
ये कह सकते हैं कि हमारा जो खाना है वो पूरा इंटेस्टाइन्स को खाली होते हुए करीब 8 साढ़े 8 घंटे लगते हैं। अब जो एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं ये बचपन से जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये डेवलप होते हैं, हमारा खाना बढ़ता है, हम ग्रो करते हैं, और ये जो एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं ये अपना डाइजेशन का काम पूरा करके वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रीक्वेंट मील्स खाएंगे तो क्या होगा, जो एसिड्स और एंजाइम्स चाहिए हमारे खाने के लिए वो तब तक वापस नहीं आते हैं और इनडाइजेशन पैदा करते हैं। इस इनडाइजेशन से हमें एसिडिटी होगी। एसिडिटी का मतलब है कि हमारे स्टमक एसिड सफिशिएंट नहीं है, खाना नहीं पच रहा, और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, उसकी वजह से हमें वेट लॉस भी हो सकता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑप्टिमली काम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती। इसका मतलब है डायबिटीज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट डिसीज भी हो सकता है और थायराइड भी हो सकता है। आज की डेट में हम बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार खाते हैं, इस वजह से बहुत कॉमन है थायराइड, और थायराइड का एक बड़ा कारण है कम खाना, डाइटिंग करना। जितना इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे मील्स नहीं लें। जब हम डाइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि 2 घंटे के बाद कुछ छोटा मोटा खा लिया, 4 बिस्किट खा लिए, 1 ब्रेड पीस खा लिया, या मे बी जो वेट कॉन्शियस है वो कुछ सलाद वगैरह ले लेंगे, फ्रूट ले लेंगे, विच इज नॉट अ मेन मील। तो जो हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है वो नहीं मिलता और हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। हम फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, कैलोरीज भी कम ले रहे हैं, बट स्टिल हम वेट गेन करने लगते हैं, और अगर वेट लूज होता है तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होकर ही करते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितना भी हम ये मल्टीपल मील्स में जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाइजेशन। अब मैं एक दूसरा प्लान बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने 2 दिन पहले से अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। डाइजेशन एक बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर में खाने से एनर्जी बनती है उसका एक बहुत मेजर पोर्शन कितना, टोटल एनर्जी का 30%, ऑलमोस्ट इक्वल टू और मोर देन हमारा जो दिमाग यूज करता है उसके बराबर या उससे ज्यादा। सो अगर हम 5-6 छोटे मील लेंगे और ये एनर्जी ज्यादा खर्च होगी कम होगी, सो मे बी हम ये 30% की जगह 40-50% पर चले जाएंगे। अगर हमारा डाइजेशन प्रोसेस इतना एनर्जी डिमांड कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा, दैट विल आल्सो लीड टू इंडाइजेशन, तो उससे भी इंडाइजेशन हो जाएगा। एनर्जी की कमी की वजह से, एसिड्स की कमी की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो चांसेस हमें थायराइड हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए हम 3 मील खाते हैं तो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारा 30% के करीब रहता है, टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसका। अगर हम 3 की जगह 2 मील्स खाएं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो एनर्जी चाहिए वो करीब 20% रह जाती है। अगर एक एवरेज आदमी का टोटल मेटाबॉलिक रेट जो कैलोरीज में, जो उसका खाना कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, अगर हम उसको 2000 कैलोरीज पर डे को मान लेते हैं तो जस्ट बाई शिफ्टिंग फ्रॉम 3 मील्स टू 2 मील्स 200 कैलोरी सेविंग होती है, और ये 200 कैलोरीज सफिशिएंट होंगी हमारे बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी है, उसको मैनेज करने के लिए। सो एसिडिटी के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, 3 की जगह 2 मील्स लेना चाहिए, और डायबिटीज में क्या करना चाहिए, सेम 3 की जगह 2 मील्स लेना चाहिए, और 2 मील्स के अंदर सफिशिएंट गैप होना चाहिए 8 घंटे का। इस 8 घंटे में क्या होगा कि क्योंकि हमारा डाइजेशन वीक है तो जो एक एवरेज आदमी, एक हेल्दी आदमी 4.5 घंटे में पचा सकता था वो हम नहीं पचा सकते। तो पहली चीज ज्यादा एसिड्स आएंगे, दूसरी चीज
एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तीसरी चीज, हमें खाने को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। इस सब प्रोसेस के अंदर 2 मील्स से जो हम एनर्जी प्राप्त कर पाएंगे वो जितना 3 मील से करते हैं तो उतना ही होगा। और उसके अलावा एक सब्सटेंशियल एनर्जी की सेविंग होगी जो कि हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में काम आएगा। आप मेरे वीडियोस इतने दिनों से देख रहे हैं, आपको पता है कि हमारे हर बीमारी का कारण लोअर मेटाबॉलिक रेट होता है। दूसरी चीज, मान लीजिए हम 3 रोटी 3 बार खाते हैं। यूजली तो लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कम करते हैं, 2 रोटी या 2 परांठे लेते हैं और बाकी 3 लेते हैं, तो 8 के करीब होता है। चलिए मान लेते हैं 3 × 3 = 9। आप अगर 2 मील्स लेते हैं और अगर आप उस 2 मील्स में 8 रोटी खाते हैं, तो अगर हम ब्रेकफास्ट का 1 माइनस कर दें तब भी 8 खा रहे थे, तो हमने जो टोटल खाना खाया उसमें नहीं कमी किया कोई भी, उसको डाइजेस्ट बेटर कर रहे हैं, एनर्जी का सेविंग कर रहे हैं कि हम 3 बारी की जगह 2 बारी खा रहे हैं सिर्फ। तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और जितना आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उतना आपका एसिडिटी खत्म होगी, आपका वेट कम होगा अगर आप ओवरवेट हैं। और अगर आप अंडरवेट हैं तो आप क्योंकि बेटर डाइजेस्ट कर पा रहे हो, यू विल गेन वेट। और इसी तरीके से डायबिटीज खत्म होगा, ब्लड प्रेशर खत्म होगा। ये जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आता है? ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हमें बार बार कंफ्यूज किया जाता है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हम 2 मील्स ले रहे हैं तो हो सकता है मेंटली हम ट्यून अप नहीं हो पाए और हमें कुछ भूख का एहसास हो। उस भूख को खत्म करने के लिए हम बार बार पानी नहीं पिएंगे। अब मैं पानी पीने के बारे में भी बता देता हूं कि जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि कोई भी स्टडी, कोई भी चीज, कोई भी सजेशन आइसोलेशन में ठीक नहीं है कि हम बाकी एड्स को लूज छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वो पानी का इंटेक के बारे में और बताता हूं। अब हम पानी किस समय पिएंगे? 7 से 8 बजे, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने बजे उठते हैं। 7 से 8 बजे के बीच में हम 200 से 300 ml पानी पी लेंगे। फिर 9 बजे के आसपास हम अगेन 1 गिलास पानी पी लेंगे। इसी तरीके से शाम को 4 और 5 बजे 1 गिलास पानी पी लेंगे। और जो हमारा मील्स का खाने का टाइम रहेगा वो होगा सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। सुबह 10 बजे जब हम लेंगे तो 1 गिलास और हो जाएगा, तो टोटल हम इस 10 के मील को लेके चले तो 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे 3 गिलास पानी हो गया। इसी तरीके से 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे 1 गिलास पानी करके 3 गिलास हो गया। पूरे दिन के अंदर 6 गिलास हो गया, जो कि एकदम से आइडियल है। और इस पानी को भी आपने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल के हिसाब से हफ्ते के अंदर 1 दिन इंक्रीज और 1 दिन डिक्रीज जरूर करना है। अदरवाइज जनरली आप इसको फॉलो कर सकते हैं 5 दिन तो सेफली। अब उसके बाद बात करते हैं वॉक एंड रेस्ट के बारे में। आप जितना मर्जी कैलोरीज सेव कर लें, वो एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा कैलोरीज पैदा कर लें बॉडी में, डाइट वगैरह में चेंजेस करके, वो मीनिंगलेस है जब तक वो एक्स्ट्रा कैलोरीज, सेव्ड कैलोरीज हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को ना मिले। जब हम एक ही सिस्टम के यूज टू हो जाते हैं तो हमारे वाइटल ऑर्गेन्स एक लोअर रेट के ऊपर काम करना की आदत पड़ जाती है। वॉक एंड रेस्ट से हम फोर्स करते हैं अपने वाइटल ऑर्गेन्स को बार बार कि वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करें और वो ज्यादा अच्छे से काम करें। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और जो हमारा डाइट में चेंजेस के साथ में बहुत जरूरी है कि हम वॉक एंड रेस्ट भी करें, जो कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज है। अगर मान लेते हैं हम 7 बजे सुबह सोकर उठते हैं, 6 बजे भी उठते हैं तब भी शुरू कर सकते हैं, तो हमें 7:05 5 मिनट हम पहले रेस्ट ले लें, अपना सांस वगैरह को नॉर्मल कर लें, होश में आ जाए पूरी तरीके से। 7:05 से 7:10 तक हम घर में 5 मिनट टहलें, आराम से चलें। और 7:10 से 7:15 दोबारा से बेड रेस्ट ले लें। उसके बाद 7:15 से 7:45 तक जो हमारे दिल में आता है वो करें। हमें नहाना धोना है, हमें फ्रेश होना है, जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा से 7:45 से 7:50 5 मिनट के लिए दोबारा से चलें और फिर उसके बाद 5 मिनट बेड में रेस्ट कर लें। उसके बाद अगेन आधा घंटा तक जो हमारा दिल करता है वो करें। हमें नाश्ता करना है, हमें नाश्ता तैयार करना है, जो भी
कोई ऑफिस का काम करना है, कुछ भी कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है वॉकिंग, रेस्ट और जो मर्जी करने का, पूरा दिन सोने तक, शाम तक रिपीट करें। लॉकडाउन में इससे बढ़िया हेल्थ के लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हम अपने काम धंधे में लग जाएंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर वही मॉर्निंग और इवनिंग का ही करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली थोड़ा सा इसको ऑफिस के रूटीन में मिक्सअप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस वॉक एंड रेस्ट रूटीन से चलते हैं तो मेरा अंदाजा है कि हम अपनी किसी भी बीमारी को, लॉन्ग टर्म क्रोनिक बीमारियों को 15 दिन से लेकर 30 दिन में पूरे खत्म कर सकेंगे। इसमें डायबिटीज भी होना चाहिए खत्म, ब्लड प्रेशर भी खत्म होना चाहिए। और खासकर सबसे बढ़िया बात है कि जिनको स्टार्ट हो रहा है या जो प्री डायबिटिक है, जिनका रिस्क फैक्टर बहुत हाई है, उनके लिए तो ये टोटल गारंटी का काम है कि उसको कभी लाइफ में होगा ही नहीं। परंतु हमें अपने आप को बहुत इस हवा में नहीं रखना कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन सब सिस्टम्स को ट्राई करते रहें। कुछ आपको और एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं बाकी पब्लिक के साथ भी उसको शेयर कर सकूं। मेरा ये सिस्टम जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है फाइनल नहीं है। जो भी रिजल्ट्स आते रहेंगे मैं उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करता रहूंगा। मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखिए मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर, और हमें किस किस बीमारी में किस किस चीज का फायदा हो सकता है। तो अभी अगले 15-20 दिन, या आप ये मानिए कि अभी तो अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो पूरा मई का महीना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे। बाय एंड ऑफ द मई जो भी लोग मेरे को इसमें ज्वाइन करते हैं वो अपना रिजल्ट्स बताएं तो मैं उसको शेयर करूंगा एक थ्योरी सी बनाकर। आई होप कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे करीब 100 लोगों से फीडबैक मिल जाए तो भी वो एक सफिशिएंट सैंपल साइज होगा, जिसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन तो मैं भी नहीं निकालूंगा, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एंड आई होप कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करके मुझे और समझदार बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।